हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत निर्गुण ब्रह्म को एक्सप्लेन करता है, जिसका मतलब कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड की प्रॉपर्टी यानी कि गुण नहीं है, बल्कि कॉन्शियसनेस तो ब्रह्मांड की प्रकृति यानी कि नेचर है। मतलब यहाँ पर बात हो रही है ब्रह्मांड की कॉन्शियस यानी कि चेतन होने की। क्या ब्रह्मांड सच में कॉन्शियस है? इसका सीधा सा जवाब तो यही है, क्योंकि हम लोग जीवित प्राणी भी ब्रह्मांड के उन्हीं पदार्थों से बने हैं जिनसे ब्रह्मांड बना है, जैसे कि एटम्स। अब चूंकि हम लोग कॉन्शियस है, तो हमारे थ्रू ब्रह्मांड भी कॉन्शियस है। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रह्मांडीय चेतना यानी कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की। फ्रेंड्स, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करने के लिए टर्म यूज होती है पैनसाइकिज्म। यही पैनसाइकिज्म हिंदू और बौद्ध दर्शन का मुख्य आधार है। फ्रेंड्स, कई वैज्ञानिक, जिनमें से कि फ्रीमन डाइसन का तो यहाँ तक मानना है कि ये यूनिवर्स न केवल हमारे थ्रू कॉन्शियस है, बल्कि इसकी अपनी खुद ही चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस भी है। फ्रेंड्स, आखिरकार ये कॉन्शियसनेस है क्या? अगर हम न्यूरोसाइंस की बात करें, तो वहाँ एक इसकी बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है: द एबिलिटी टू रिएक्ट टुवर्ड्स इट्स सराउंडिंग्स। जैसे कि अगर कभी मौसम बदलता है तो पेड़ों में पतझड़ आ जाता है, या फिर कोई बीमार होता है तो अपने आप को वो खुद हील कर सकता है, ठीक कर सकता है। तो हम इसे कॉन्शियसनेस का सिम्टम या डेफिनेशन कह सकते हैं। वैसे मैं हाँ आपको बताता था चलूं कि इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस दो अलग अलग बातें हैं। जैसा कि आज के समय में सुपर कंप्यूटर या एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर्स वो इंसान से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन वे कॉन्शियस नहीं है। फ्रेंड्स, जैसा कि दार्शनिक और साइंटिस्ट एक बात कहते हैं कि कोई भी पेड़ किसी पत्थर से ज्यादा कॉन्शियस होता है। एक अर्थवर्म उस पेड़ से ज्यादा कॉन्शियस होगी, और कोई भी मैमल उस अर्थवर्म से ज्यादा कॉन्शियस, और उन सभी मैमल्स में इंसान सबसे ज्यादा कॉन्शियस या चेतना के सबसे उच्च स्तर पर है। और इसी श्रृंखला में अगर हम आगे बढ़े तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड सबसे ज्यादा कॉन्शियस है। यानी कि यहाँ पर हम एक बात कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस सीधे सीधे दिमाग से संबंध रखती है। इनफैक्ट साइंटिस्ट के पास कई एविडेंसेस हैं कि कॉन्शियसनेस के बीज हमारे दिमाग में ही मिलते हैं। फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स और इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नेटवर्क अवेलेबल है, जो कि हमें कॉन्शियस बनाता है। और अगर हम ब्रॉडर पिक्चर में देखें, तो जिस तरह के हमारे ब्रेन की इमेज है न्यूरॉन्स की, लगभग कुछ इसी तरह की इमेज हमारे ब्रह्मांड की भी है। लेकिन क्या ब्रह्मांड में किसी तरह का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है? फ्रेंड्स, अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो शायद जवाब होगा नहीं, क्योंकि जितने फिजिक्स को हम जानते हैं उतने के हिसाब से तो आंसर ना ही निकलने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, ब्रह्मांड में अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है। और उस ब्लैक होल की फिजिक्स को हम सिर्फ उसके इवेंट ओराइजन तक ही जानते हैं। उसमें अंदर क्या होता है हमें नहीं पता। सिंगुलैरिटी पॉइंट पर एग्जैक्टली क्या है हमें किसी तरह से कुछ नहीं पता, लेकिन पता सिर्फ इतना है कि स्पेस टाइम कर्वेचर वहां बहुत ज्यादा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड में जितने भी ब्लैक होल्स हैं, समहाउ ऑन हायर डायमेंशंस वे आपस में जुड़े हों और आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते होंगे? देखा जाए तो पूरी तरह से हाइपोथेटिकल बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, लेकिन इस बात की संभावना भी है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम हमारे ब्रह्मांड में इस स्तर पर देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब एक यूनिवर्सल लेवल का प्रोसेसर हमारे यूनिवर्स में अवेलेबल है। यानी कि किसी तरह की कोई कॉन्शियसनेस हमारे यूनिवर्स में हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा कि पूरी तरह से इमेजिनेटिव थियोरी है। लेकिन इस थियोरी को प्रूव करने के लिए क्या किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा या एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल है? इनफैक्ट मैं तो यहां तक कहूंगा कि क्या हम अभी उस स्तर तक हैं जहां हम ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस को मेजर या फिर नोट कर पाए? खैर फ्रेंड्स, अभी इस बात का जवाब साइंटिफिक डाटा या एक्सपेरिमेंट के स्तर पर तो मुमकिन नहीं है। तो हम यहाँ अपनी तर्क शक्ति से ही काम करेंगे। तर्क किस तरह के? सिर्फ एक सवाल कि क्या जिस तरह का आज हमारा ब्रह्मांड है जिसमें कि लाइफ है, इससे होने के लिए क्या ब्रह्मांड का कॉन्शियस होना जरूरी है? फ्रेंड्स, इस बात को तो हम जानते हैं कि शायद ब्रह्मांड का कॉन्शियस होना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए तो जरूरी नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, जिस तरह का ब्रह्मांड हमारे सामने है, मतलब तारे, गैलेक्सीज, ग्रह, उनके ऊपर
उत्पन्न होने वाला जीवन जैसा कि पृथ्वी पर है, ये सब कुछ फिजिक्स या साइंस के सिद्धांतों के अनुसार ही हुआ है। जिस तरह की परिस्थितियां पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी थी, अगर ब्रह्मांड में ठीक उसी तरह की परिस्थितियां हमें देखने को मिले तो वहां पर भी हमें किसी ना किसी तरह का जीवन जरूर मिलेगा। तो इसका मतलब यूनिवर्स का कॉन्शियस होना या ना होना यूनिवर्स में लाइफ के होने या ना होने को अफेक्ट शायद नहीं करता होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि कॉन्शियसनेस क्या है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू इट्स एनवायरमेंट। तो क्या ब्रह्मांड में ऐसा कुछ हमें नजर आता है कि वो किसी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा हो? फ्रेंड्स, अभी तक के देखे गए यूनिवर्स में ऐसा हमें कुछ नजर नहीं आता जिसे हम कहें कि वहां पर किसी तरह की कोई कॉन्शियसनेस है। सब कुछ फिजिक्स के प्री डिटर्मिन्ड रूल्स के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। जैसे कि ब्रह्मांड में कोई भी एक ऐसा इवेंट नहीं है जिसे हम अभी फिलहाल एक्सप्लेन न कर सकते, या ये हम कह सकें कि ये पर्टिकुलर इवेंट किसी कॉन्शियसनेस की वजह से हुआ होगा। तो प्रेजेंट डे यूनिवर्स में तो हमें कॉन्शियसनेस के सबूत फिलहाल नहीं मिलते। तो क्या फ्रेंड्स, बिग बैंग के समय पर किसी तरह की कॉन्शियसनेस थी जिसने बिग बैंग को ट्रिगर किया हो? फ्रेंड्स, जवाब तो सीधा सा यही है कि पता नहीं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि यूनिवर्स कॉन्शियस है। जितना हम इस बात को कहते हैं कि ये स्पेकुलेटिव है, लगभग उतनी ही स्पेकुलेटिव ये बात है कि यूनिवर्स कॉन्शियस नहीं है। क्या हम इस बात को समझ सकते हैं फिलहाल? शायद हमें समय लगेगा, लेकिन हाँ, कभी ना कभी हम इस बात को पता लगा पाएंगे कि क्या सच में ब्रह्मांडीय चेतना या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस नाम की कोई चीज होती भी है या नहीं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को मेरी आज की ये प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल प्रविंदर कारी को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर।